नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। शुरुआत करेंगे अब तक की हेडलाइंस के साथ। गिरफ्तारी की तलवार के बीच सिसोदिया की बड़ी मुश्किलें, देश छोड़ने पर रोक, सीबीआई ने जारी किया लुकआउट नोटिस। सिसोदिया पर शिकंजे के बीच बोले कन्हैया कुमार, विपक्ष का गला घोटने के लिए सीबीआई का लिया जा रहा है इस्तेमाल। पाकिस्तान में इमरान खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, एफआईए ने भेजा दूसरा नोटिस। गालीबाज श्रीकांत के समर्थन में उतरा त्यागी समाज, नोएडा में आज जंगी प्रदर्शन, ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश ने मचाई तबाही, रायपुर में फटा बादल, टपकेश्वर मंदिर के पास बाढ़ जैसे हालात। चलिए नजर डालते हैं खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि दिल्ली में शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 14 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में उन आरोपियों के नाम हैं जिनके खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। हालांकि इसमें मुंबई की मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ विजय नायर का नाम शामिल नहीं है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तारी की आशंका जताई थी। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए बड़े कामों पर ब्रेक लगाना चाहती है, इसलिए हो सकता है कि 2 से 4 दिन में मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। इस बीच सीबीआई ने सिसोदिया समेत 14 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। ये लुकआउट सर्कुलर सिसोदिया के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अब ये लोग देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकेंगे। बता दें कि अगर इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो उन्हें हिरासत में भी लिया जा सकता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि दिल्ली में नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। इसको लेकर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और बीजेपी के प्रोपेगेंडे को सपोर्ट करने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने शनिवार को केंद्र सरकार पर विपक्ष का गला घोटने के लिए सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। बता दें कि कन्हैया कुमार यहां पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस द्वारा आयोजित एक समारोह में हिस्सा लेने के लिए आए थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां देश की रक्षा के लिए है, लेकिन वर्तमान में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए इसका दुरुपयोग कर रही है। विपक्ष का गला घोटने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में कई लोगों के योगदान के इतिहास को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए हमारे इतिहास को याद रखना और हमें आजादी कैसे मिली ये याद रखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी ने अपनी ही सरकार की आलोचना करने का साहस किया जब उन्होंने कहा कि दिल्ली से भेजा गया 1 रुपया लाभार्थी तक पहुंचने पर घटकर कुछ पैसे रह जाता है। जी हाँ, ये तमाम बातें कन्हैया कुमार की तरफ से सामने आ रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। अवैध फंडिंग मामले में एफआईए को उनकी खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई संभव है। इस सब के ऊपर तमाम नोटिस के बावजूद भी इमरान खान अभी तक जांच में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे हैं। वो लगातार पूछताछ के लिए आने से मना कर रहे हैं। ऐसे में उन नियमों के आधार पर भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि जांच के दौरान एफआईए को इमरान खान की 5 ऐसी कंपनियों के बारे में पता चला है जो उन्होंने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और बेल्जियम में खोल रखी हैं। लेकिन विवाद इस बात को लेकर है कि चुनाव के दौरान इमरान ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी किसी कंपनी का जिक्र नहीं किया है। इन कंपनियों का उल्लेख नहीं करना ही इमरान के लिए मुसीबत खड़ी कर गया है। अभी तक इस मामले में एफआईए द्वारा इमरान को 2 बार नोटिस दिया जा चुका है। अगर तीसरी बार भी वो पूछताछ में शामिल होने नहीं आते तो जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। वैसे इस पूरे विवाद पर इमरान खान ने काफी तल्ख तेवर दिखाए हैं। उन्होंने एफआईए को ही चेतावनी दे दी है कि अगर 2 दिन के भीतर नोटिस वापस नहीं लिया गया तो वो जांच एजेंसी के खिलाफ एक्शन लेंगे। तमाम बातें इमरान खान की तरफ से सामने आ रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में गालीबाज श्रीकांत त्यागी को लेकर सियासत लगातार जारी है। महिला से गालीबाज के आरोप में श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज उतर आया है। संयुक्त त्यागी
स्वाभिमान मोर्चा ने 21 अगस्त को नोएडा में एक धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। संयुक्त त्यागी स्वाभिमान मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि स्वाभिमान मोर्चा की तैयारियां पूरी हैं। पूरे त्यागी समाज के अलग अलग जिलों से नोएडा पहुंच रहे हैं। संयुक्त त्यागी स्वाभिमान मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि सभी अलग अलग अपनी गाड़ियों से बड़ी संख्या में लोग नोएडा पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने जहां भी रोका जाएगा वो वहीं प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त त्यागी स्वाभिमान मोर्चा के संयोजक सुनील कुमार त्यागी ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती प्रदर्शन जारी रहेगा। मोर्चा के पदाधिकारी आशाराम त्यागी, अवनीश त्यागी, कपिल त्यागी ने कहा कि समाज के लोग बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने पहुंचेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आगे को रूपरेखा तैयार की जाएगी। दरअसल त्यागी समाज के नेताओं का कहना है कि श्रीकांत की पत्नी और उसके परिजनों को भी प्रताड़ित किया गया है, इसीलिए अब इस मामले के आरोपियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम बातें त्यागी समाज की तरफ से सामने आ रही हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ, आपको बता दें कि उत्तराखंड में शुक्रवार से लगातार तेज बारिश हो रही है और बारिश के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बारिश इतनी तेज हो रही है कि भारी तबाही जैसा मंजर सामने आ रहा है। देहरादून जिले के रायपुर ब्लॉक में शनिवार को बादल भी फट गया। सरखेत गांव के लोगों ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 2:45 की है। सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। इसके साथ ही देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात भी बन गए। भारी बारिश की वजह से मालदेवता पर बना पुल भी बह गया। रायपुर ब्लॉक में बादल फटने के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने बताया कि गांव में फंसे सभी लोगों को बचा लिया गया है, जबकि कुछ लोगों ने एक रिसोर्ट में शरण भी ले ली है। इसके अलावा शुक्रवार से लगातार शुरू हुई मूसलाधार बारिश की वजह से देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी से विकराल रूप ले लिया है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। तमसा नदी के उफान पर होने की वजह से माता वैष्णो देवी गुफा, योग मंदिर और टपकेश्वर महादेव का संपर्क भी टूट गया है। तालाब भी क्षतिग्रस्त हो गया है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत आचार्य विपिन जोशी ने बताया कि भगवान की कृपा से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के सियासी जिले के कटरा शहर में माता वैष्णो देवी के पास भी भारी बारिश की वजह से अचानक बाढ़ आ गई। भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ को देखते हुए माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की आवाजाही कुछ देर के लिए रुक गई थी। हालांकि सुबह करीब 7 बजे से श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू कर दी गई है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा कमल राष्ट्रीय। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। कॉपी और किताबें सारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। यूनिफॉर्म भी तुम्हारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। स्कूल अब घर से दूर नहीं है, कम हो गए फासले। पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम, थोड़ा सा भी जो चले, प्यार और नरमी से तुम
पढ़ना भी है और है खेलना भी है, दोनों बातें यहाँ। ध्यान उनका भी पूरा रखा गया है, ये जान ले लड़कियां। वो जो पढ़ेंगी, जो आगे बढ़ेंगी, तो बदलेगा हिंदुस्तान। घर 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 शिक्षा जब पहुंचेगी, स्कूल की शक्ति पाएंगे निर्बल भी सारे। टन 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 सुनो घंटी बजे, स्कूल की चलो स्कूल तुमको पुकारे। चलो स्कूल तुमको पुकारे, चलो स्कूल तुमको पुकारे, चलो स्कूल तुमको पुकारे। शिक्षा मेरा अधिकार है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में विशेष समुदाय के युवक का एक युवती से अफेयर था। इसी बीच युवती प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों में पंचायत हुई, जिसमें युवक शादी करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इसके बाद वो फरार हो गया। आरोपी है कि युवती के परिजनों ने शादी के लिए दबाव डाला तो युवक ने अपनी गर्दन में चाकू मारकर खुद को जख्मी कर लिया। इसका आरोप युवती के परिजनों पर लगा दिया। पुलिस ने इस मामले में युवक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर लिया है। हरदोई जिले के शाहबाद कस्बे में रहने वाले युवक का 19 साल की युवती के साथ प्रेम संबंध था। करीब 7 महीने पहले युवती गर्भवती हो गई। परिजन को पता चला तो मामला थाने तक पहुंचा। दोनों पक्षों की ओर से पंचायत हुई। दोनों पक्ष शादी के लिए तैयार हो गए। युवती के परिजन के मुताबिक युवती इसके बाद पीछा छोड़ने लगा और कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया। जब वो वापस लौटा तो उसके परिजन से शादी करने की बात कही, मगर वो मुकर गया, शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद लड़की के परिजनों ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया। इसी बीच युवक ने खुद की गर्दन में चाकू मारकर खुद को जख्मी कर लिया। अब घायल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं युवक के पिता ने युवती के परिजनों पर चाकू से हमले करने का आरोप भी लगाया है। उधर पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी नहीं तो क्या प्रियंका को अध्यक्ष बनाना चाहिए? कमलनाथ बोले हैं इस पर। बेशक वो अच्छी लीडर हो सकती है। राज्य के पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा, उनकी आलोचनाएं की। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर अपना विचार रखे। राष्ट्रीय कांग्रेस पर उनसे सवाल किया गया तो कांग्रेस को इस वक्त एक अध्यक्ष की जरूरत है। अगले महीने अध्यक्ष पद के चुनाव होंगे तो क्या राहुल गांधी इसमें हिस्सा लेंगे? सवाल किया गया। इस पर कमलनाथ ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो हिस्सा लेंगे या नहीं, लेकिन अगर वो हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि राहुल गांधी राजनीति में बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, नई सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए लोग उन्हें अजीब कहते हैं। लेकिन वो अजीब नहीं है, उनके पास राजनीति के नए विचार हैं। इनका आइडिया को अपनाने में समय लगेगा, लेकिन इन्हें अपनाया जाएगा। उनसे पूछा गया कि किस गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहिए, किसकी ओर से क्यों नहीं, तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं, ये सवाल उनसे पूछे गए। इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भी नॉन गांधी प्रेसिडेंट हुए हैं। राहुल गांधी रेलिंग पॉइंट हैं। दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में बैठकर लोग राहुल गांधी के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो शहरी व्यक्ति हैं। शहरों में केवल लोकसभा की 55 सीटें हैं। यही सीटें समझाती हैं कि ये देश की जानती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सतना जिले के गांव की दलित महिला सरपंच संग मारपीट का मामला सामने आया है। 4 लोगों के ऊपर महिला सरपंच समेत उसके परिवार को पीटने का आरोप है। यह घटना सतना जिले के नांदन देहात थाना क्षेत्र के जरियारी गांव की है। जरियारी गांव में ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान प्रस्ताव डलवा गए।
आपको बता दें कि प्रस्ताव को लेकर कुछ लोगों ने विरोध किया। इस दौरान सरपंच और विरोध करने वाले लोगों के बीच बहस होने लगी। इसके बाद विरोधियों ने दलित सरपंच के साथ मारपीट शुरू कर दी। ललिता के परिजन के बीच बचाव करने आए तो उन्हें भी पीटा गया। बता दें कि मारपीट किए जाने की शिकायत सरपंच ने पुलिस थाने में दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 353, 332, 294, 506, 34 के तहत मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित सरपंच के भाई ने बताया कि मध्य प्रदेश पंचायत विभाग द्वारा नियम आया था कि 16 से 20 अगस्त के बीच प्रत्येक गांव में ग्राम सभा का आयोजन किया जाए। नियम के अनुसार ग्राम पंचायत जरियारी के ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रस्ताव भी डाले गए और उस दौरान ये विवाद भी खड़ा हो गया था। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। आपको बता दें कि राजस्थान के जालौर में 9 साल के दलित छात्र की मौत के मामले में बवाल जारी है। परिजन का आरोप है कि सुराना गांव के स्कूल में टीचर ने बच्चे की पिटाई की थी, जिसमें उसके कान की नस फट गई और उसकी मौत हो गई। दलित छात्र तीसरी क्लास में पढ़ता था। उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे को मौत होना बहुत बड़ी बात है। घटना के बाद बड़े कदम उठाए गए ताकि कार्रवाई जल्द हो सके। आदेश दिए गए हैं कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करनी होनी पड़ेगी। और हालांकि गहलोत ने इस मुद्दे पर खुद की राय देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस घटना में एक टीचर को गिरफ्तार किया गया है। राज्य का सिस्टम इस मुद्दे पर काम कर रहा है। गहलोत ने आगे कहा कि बीजेपी के दलित विधायक खुद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन कोई इस मसले पर क्या कमेंट करता है ये उस पर भी निर्भर करता है। सीएम गहलोत ने कहा कि उन्होंने किसी को भी पीड़ित के परिजनों से मिलने से नहीं रोका है। जो भी चाहे वो उनसे मिल सकता है। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि सोनिया जी, राहुल गांधी ने कहा कि पीड़ित की मदद करनी चाहिए तो प्रदेश कांग्रेस उनकी मदद कर दी है। आपको बता दें कि हमने पीड़ित परिवार से कहा कि आपका पूरी तरह से सहयोग किया जाएगा। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से सामने आ रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के किसान, पशुपालकों, गौधन समितियों और समूह को 1750 करोड़ रुपए ऑनलाइन जारी करेंगे। गौधन न्याय योजना के लाभार्थियों को 5 करोड़ 24 लाख का भुगतान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को 12,920 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। गौधन न्याय योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 330 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। सभी के बैंक खातों में राशि ऑनलाइन जारी की जाएगी। ये राशि छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गांधी गोधन न्याय योजना के तहत दी जाएंगी। मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य के जनप्रतिनिधियों, किसानों, गोपालकों और समूहों को महिलाओं से वर्चुअली चर्चा करेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के 26,21,000 किसानों को इस साल की इनपुट सब्सिडी की दूसरी किस्त उनके बैंक खातों में 1,745 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इससे पहले 21 मई 2022 को राज्य के किसानों को इस योजना की पहली किस्त के रूप में 1,745 रुपए का भुगतान किया गया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ को खरीफ साल 2019 से लागू किया गया है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा कमल राष्ट्रीय। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। How insensitive. भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू।
क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं अब तक की दूसरी खबर पर। आपको बता दें कि झारखंड में पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी विधायक नीरा यादव के घर पर बम से हमला किया गया। यह हमला नीरा यादव के स्थित घर पर हुआ है। आपको बता दें कि बम से हमला किसने और क्यों किया है, इसकी जानकारी अब तक साफ नहीं हो पाई है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस मामले में बीजेपी विधायक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन ने साफ कर दिया है कि वो बम नहीं पटाखा था। जिले के एसपी कुमार गौरव ने बताया कि विधायक आवास के पास शिवनंदन नाम के शख्स ने पटाखा फोड़ दिया था। अधिकारी ने बताया कि आरोपी महावीर मोहल्ले का रहने वाला है, उसे हिरासत में ले लिया गया है और वो शराब के नशे में है। आरोपी की मेडिकल जांच कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह शख्स विपक्षित और बाजार क्षेत्र में घूमता है। एसपी ने कहा है कि विधायक को इसकी सूचना दे दी गई है। हालांकि घटना के बाद भी घर पर लोगों और कार्यकर्ताओं से मिलती हुई नजर आई नीरा यादव। ये तमाम बातें वहां से सामने आ रही हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि झारखंड में एक बार फिर सियासी पारा गर्म हो सकता है। महागठबंधन सरकार में शामिल विधायकों की बैठक बुलाई गई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में 6 विधायक नहीं पहुंचे हैं। बैठक से गायब रहने वाले कांग्रेस के विधायक भी शामिल हैं। यूपीए विधायक दल की बैठक में 6 विधायक नहीं पहुंचे हैं। कांग्रेस से भूषण बाड़ा, पूर्णिमा, नीरज सिंह, ममता देवी बैठक में नहीं पहुंची, जबकि जुमाओं में सरफराज अहमद, बसंत सोरेन अभी नहीं पहुंचे हैं। समीर मोहंती और दीपक बिराव देर से मीटिंग में पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि रांची में काफी तेज बारिश हो रही है, इस वजह से इन विधायकों ने मीटिंग में शामिल होने के लिए बहाना बनाया है। लेकिन सीएम द्वारा बुलाई गई बैठक में विधायकों का न पहुंचना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस ने तो अपने विधायकों को पहले ही रांची में रहने के निर्देश जारी कर दिए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने शनिवार को दावा किया कि अब मोदी युग खत्म हो गया है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस को शिवसेना के साथ संस्थापक बाला साहेब के नाम पर वोट मांगना पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे का यह बयान देवेंद्र फडणवीस के एक दिन पहले दिए गए भाषण के बाद आया है, जिसमें फडणवीस ने आगामी बीएमसी चुनाव जीतकर बाला साहेब ठाकरे का सपना पूरा करने की बात कही थी। उन्होंने इस दौरान कहा था कि बाला साहेब के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और बीजेपी गठबंधन सरकार की है। फडणवीस ने आगे कहा था कि बाला साहेब के विचारों का अनुसरण करने वाली असली शिवसेना का नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग बाला साहेब को केंद्र में सरकार रखकर सत्ता में आए थे, उन्होंने आम मुंबई कर की अनदेखी कर बाला साहेब के सपनों को बुरी तरह से कुचल दिया था। ये तमाम बातें वहां से सामने आ रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज की गई है। शिमला में भी मूसलाधार बारिश जारी है। कांगड़ा, चंबा, मंडी में बारिश से सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहे हैं। राज्य में बीते 24 घंटों में 30 से ज्यादा फ्लैश फ्लड रिपोर्ट हुई हैं। इनमें से 22 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधक विभाग के निदेशक ने बताया कि सबसे ज्यादा नुकसान मंडी, कांगड़ा और चंबा जिले में हुआ है। उन्होंने कहा कि मंडी में मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग और शोगी में शिमला चंडीगढ़ राजमार्ग सहित 743 सड़कों को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि अकेले मंडी में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन में 13 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मंडी में एक मकान ढहने से 7 लोग दबने की सूचना है। 2 लोगों की बॉडीज रिकवर हुई हैं। कांगड़ा में अंग्रेजों के वक्त से एक रेल लाइन का चक्की ब्रिज भी टूट गया है।
चंबा में भी कई जगह भूस्खलन की खबरें हैं। राज्य में 30 से ज्यादा जगहों पर नुकसान की रिपोर्ट है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के आंकड़े एक बार फिर टेंशन बढ़ा रहे हैं। बीते 24 घंटों में दिल्ली में 1109 नए मामले सामने आए हैं और 9 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 11% से ज्यादा चल रहा है। 20 दिन में 100 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग लगातार सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां बीते 24 घंटों में 1109 मामले सामने आए हैं, तो वहीं 9,874 सैंपल की जांच की गई है। पॉजिटिविटी रेट 11.23% है। दिन भर में 1,683 मरीज रिकवर हुए हैं और 9 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में 5,559 एक्टिव केस मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि दिल्ली में 3,954 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। 496 मरीज हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। 369 मरीज दिल्ली में रहने वाले हैं और 102 मरीज बाहर के रहने वाले हैं। 14 मरीज वेंटिलेटर पे हैं। तो ये कोरोना मरीजों की संख्या सामने आ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए कमल राष्ट्र में।